आप बात करते हैं सुंदर उत्तराखंड की, मैं बात करता हूं स्वच्छ उत्तराखंड की। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आप लोगों के लिए एक संदेश भेजा है। नमस्कार, मैं उत्तराखंड हूँ। उत्तराखंड कॉन्क्लेव हल्द्वानी के सफल आयोजन हेतु मैं ओहो रेडियो की पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाला यह कॉन्क्लेव न केवल एक सशक्त मंच है, बल्कि यह नवाचार, संवाद और सकारात्मक सोच को भी प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। ये 10-20 ऐसे मंच मुझे दे दें अपने रेडियो से अलग अलग शहर में, मैं 2-4 हजार लोग स्वच्छता में अपने साथ ना जोड़ लूं तो आप जो कहेंगे मैं वो मान लूंगा। लेकिन उसके लिए ऐसा जगह चाहिए, काव्या जैसे होस्ट चाहिए। क्यों लिखा आपने मैं उत्तराखंड हूँ? आज भी किसी पिक्चर का डायलॉग देते हैं नमस्ते मुंबई तो सबको अच्छा लगता है। आपकी नजर में मैं उत्तराखंड हूँ के मायने कि जिस प्रदेश का नाम सुनकर सामने वाले के चेहरे पर ही शांति आ जाए तो मैं वही उत्तराखंड हूँ। मैं रोज हजारों दुआएं कमाता हूँ राजनीति में आने के बाद काम करने से। मैंने कहा डस्टबिन के बीच में डिस्टेंस बना दीजिए। मेरे कहने से वाइफ कोई मोटिवेट नहीं कर पाया अभी तक कि कूड़ा ना फेंके इधर उधर, ये शहर भी है आपका घर। इस तरह के लोग बड़े पसंद आते हैं जो ये कमिटमेंट कहते हैं कि 1 साल बाद फिर बात कर सकते हैं। हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना। ये बात मैंने अभी पति से सीखी। वो जब यहाँ से शुरू हुए थे यहाँ पहुँचे, लेकिन उन लोगों को आज भी वो मिलते हैं, उसी रिस्पेक्ट से देखते हैं। इसलिए मैं इस आदमी की फैन हूँ और हर जिंदगी में यही पति चाहती हूँ। In association with BIS, Even Realtors, KITM Group of Institutions, Khatima, SKP Group, Nagar Nigam Kashipur, LIC of India, हर पल आपके साथ। Supported by उत्तराखंड की खोज, रावत स्वीट्स। मैं उत्तराखंड हूँ। दीपक वाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी कि हम इस तरह का कुछ कार्य कर रहे हैं तो आपने कहा कि हम ज़रूर जुड़ना चाहेंगे। नगर निगम काशीपुर के भीतर आपने बहुत ही कमाल के इनिशिएटिव, जब से आप वहाँ मेयर के तौर पे आए हैं, बिकॉज़ आपका एक बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा है देश के अंदर, इस राज्य के भीतर। और क्योंकि आप बहुत सारा ट्रैवल करते हैं, देखते हैं, और आपके मन में जो मेरे को समझ में आया कि ये भाव है कि किस तरह हम अपने शहरों को भी उस तरह के बना सकें जो सस्टेनेबल हों, कुछ बेहतर कर पाएँ समाज के तौर पे। तो आज की ये कॉन्वर्जेशन उसी को लेके होने वाली है। और साथ ही इसके बाद जब ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग इसको अन्य जगहों पे भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आई एम श्योर बहुत अच्छे फीडबैक हमको देखने सुनने को मिलेंगे, चाहे वो काशीपुर के लोग हों, चाहे स्टेट के बाकी हिस्सों के लोग हों। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। पुनः आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मेरा भी आपसे वही सवाल है कि जब उत्तराखंड को लेके बात होती है, और क्योंकि ये कॉन्क्लेव कहता है कि मैं उत्तराखंड हूँ, तो आपकी नज़र में मैं उत्तराखंड हूँ के मायने क्या है? देश के किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति जिस स्टेट में बसना चाहता हो, मैं वही उत्तराखंड हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मैं इस उत्तराखंड में पैदा हुआ हूँ। और जो कहा, मैं जब सुन रहा था कि कश्मीर की बात करो, आपने कहा कोई प्लॉट फ्री में भी दे रहा हो, कर्नल साहब ने कहा। जब बात असम की, नॉर्थ ईस्ट की करते हैं तो आप देश नहीं विदेशों में भी जब ट्रेवल करते हैं तो देश के अंदर किसी भी शहर में जब आप बताते हैं कि मैं उत्तराखंड से हूँ तो उस सामने वाले चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। ये इतना शांत प्रदेश है हमारा कि इसकी इमेज हमारे से पहले पहुंच जाती है सामने वाले पर। तो इस उत्तराखंड के लिए इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है कि जिस प्रदेश का नाम सुनकर सामने वाले के चेहरे पर ही शांति आ जाए तो मैं वही उत्तराखंड हूँ। आई थिंक इस तरह की बातें एक अच्छे अनुभव के साथ ही होती हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ें, अगर बात करें, जब आपने काशीपुर जैसा शहर, क्योंकि ये अगेन जिस तरह से हल्द्वानी पहाड़ और नीचे समतल को जोड़ता है, काशीपुर का जो इलाका है वहाँ ऊपर गढ़वाल रेंज से भी जो लोग आते हैं, कुमाऊं के पहाड़ों से भी जो लोग आ रहे होते हैं, और फिर जो शहरी इलाके हैं उस तरह के लोग, और जो काशीपुर की अपनी पूरी एक बेल्ट है जो अपनी खेती के लिए, अपने उस तरह के इंडस्ट्रीज़ के लिए जाना जाता है।
आपके लिए कितना चैलेंजिंग था कि आपको एक अपॉर्चुनिटी लगी मेयर पद पे आने के बाद कि यहाँ काम करने का मौका मिलेगा? देखिए, जहाँ पर चैलेंज होता है वहाँ अपॉर्चुनिटी ही होती है। जहाँ पर जितने ज़्यादा चैलेंज होंगे वहाँ काम करने के लिए उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि इतना बड़ा गैप आ जाता है कि आपको गैप भरने के लिए लगातार काम करना होता है। और मेरे ऐसा आदमी जिसको जीने के लिए सिर्फ काम चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। खाना कम चलेगा लेकिन काम पूरा चाहिए, वर्क पूरा चाहिए। वो कहते हैं ना, एल्कोहलिक होते हैं लोग, तो मैं वर्कोलिक हूँ। अब मैं क्या करूँ, अगर मैं ऐसा हूँ तो हूँ। हाँ, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं कर नहीं सकता। आप बात करते हैं सुंदर उत्तराखंड की, मैं बात करता हूँ स्वच्छ उत्तराखंड की। जब लोग कहेंगे असम, नॉर्थ ईस्ट में, मुंबई में, सब जगह बैठे हुए लोग सुंदर उत्तराखंड जाना है, और उसके बाद साथ में वो जोड़ेंगे। क्यों करते हैं इंदौर की बात, क्यों करते हैं हम सूरत की बात, क्यों करते हैं हम भोपाल की बात? क्यों इसलिए कर रहे हैं, साफ शहर हो गए हैं लेकिन हैं तो कंक्रीट में बने हुए हैं। उत्तराखंड तो इतना सुंदर है, सब कुछ तो है हमारे पास। तो वो प्रोडक्ट है बेचने के लिए जो कभी खत्म ही नहीं होगा। हमें नेचर ने दिया है नेचर। हमें प्रोडक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है, प्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है हमारे पास। तो जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक इस उत्तराखंड ने हमें जीने के लिए वो नेचर दी है जिसको हम रोज बेच सकते हैं और वो खत्म नहीं होगी। बस इसको साफ करने का जरूरत है। इतनी सी बात मैं जरूर कहूँगा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अभी ये इतना सुंदर सा सभागार है, अभी एक तरफ से हम एक एक टॉफी बांटते हैं, इस पर रैपर है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा, शायद मुझे ऐसा लगता है, कि जो इस रैपर को नीचे जमीन पर फेंक दे। क्यों? क्योंकि ये साफ है। एनवायरनमेंट, माहौल आप लोगों ने दिया। जब मैं राजनीति में नहीं था तो मैंने अपने होर्डिंग लगाए थे आज से 15 साल पहले। बेसिकली मैं भी गन्ना साहब बिल्डर भी रहा, तो मैं बाई मिस्टेक पॉलिटिशियन हूँ, क्योंकि यहाँ काम करना चाहता था। क्योंकि जब राजनीति में था तब पैसे नहीं थे। छात्र आंदोलन में रहा उत्तराखंड के, मैं घोषित आंदोलनकारी हूँ, मुझे 6,000 रुपया पेंशन मिलती है। हाँ, सीरियसली। तो उस समय दो रास्ते थे। तो मैं राजनीति, अभी हमारे कल मंत्री बने हैं राम सिंह केड़ा जी, वो मेरे जूनियर रहे, वो इस कॉलेज से पढ़ते थे, मैं उनसे 1 साल सीनियर था काशीपुर में। तो हम 17 दिन फतेहगढ़ सेंट्रल जेल, जब उत्तराखंड आंदोलन चला तो भी हम जेल में रहे वहाँ पर फतेहगढ़ में, तो मैं भी साथ में वहाँ पर था। बट रास्ते दो थे, तो उधर ही जाना था कि जहाँ थोड़े से पैसे कमाई। तो जॉब सेटिस्फेक्शन तो उधर था नहीं, वो इधर ही था। तो बात पे फिर लौटता हूँ अपनी, लेकिन ये कहते हुए कि यहाँ पर बात ROI की भी चली। ROI, राजनीति में सेवा करने के बाद जो ROI है वो कहीं नहीं मिल सकती। मैं रोज हजारों दुआएं कमाता हूँ राजनीति में आने के बाद काम करने से। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो राजनीति में है, अगर आप सच में उसको राजनीति को सेवा का माध्यम मान लेंगे तो उससे बड़ी ROI कहीं है नहीं। तो मैंने 15 साल पहले होर्डिंग लगाए थे कि कूड़ा ना फेंके इधर उधर, ये शहर भी है आपका घर। और 15 साल बाद मुझे फिर मौका मिला एज अ मेयर इस डायलॉग को, तो मैंने अपनी बुकलेट में भी इसको दिया, कैलेंडर में भी दे रहा हूँ कि कूड़ा ना फेंके इधर उधर, ये शहर भी है आपका घर। तो मैंने वही बताया कि इस जगह पर अगर टॉफ़ी का रैपर आप नहीं फेंकेंगे तो क्वेश्चन मार्क, फिर सड़क पर हम टॉफ़ी का रैपर क्यों फेंकेंगे और क्यों फेंकते हैं। तो जिस दिन सुंदर हमें सृष्टि ने दिया है उत्तराखंड, और स्वच्छ हमें करना है जो हमने गंदा किया, जिस दिन हम ये कर लेंगे तो बहुत सारे लोग और विला खरीदने आएंगे, लॉजिस्टिक भी बढ़ेगा, घूमने भी आएंगे। क्योंकि कर्नल साहब ने कहा 4 से 6 गुना टूरिस्ट हमारे बढ़ गए हैं पिछले 4 साल में। इंफ्रा पे काम हो रहा है, हर चीज़ पे काम हो रहा है, लेकिन मुझे जिस पर काम करना है मैं वहाँ से शुरू हुआ हूँ और मैं एक एक के पास जाऊँगा कि कूड़े को साफ करने में मेरा साथ दें। यही मेरा स्लोगन चलेगा। सड़कें बनती रहेंगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते रहेंगे, शहर के अंदर इंफ्रा होता रहेगा। सड़कें हम बना सकते हैं, सरकारें बना सकती हैं, स्कूल्स हम बना सकते हैं, हॉस्पिटल हम बना सकते हैं, उसमें किसी की सहभागिता नहीं मिलेगी, चल जाएगा। लेकिन स्वच्छता एक ऐसा है कि जब तक एक एक जन साथ नहीं आएगा
तब तक ये काम कोई सी भी सरकार कभी भी नहीं कर पाएगी। चाहे 100 मेयर बना दीजिए एक शहर के अंदर, वो भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये एक मास मूवमेंट बनना जन सहभागिता का काम है और वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अक्सर दीपक जी ये देखा जाता है कि नगर निगम वाले रोते रहते हैं कि पैसे नहीं दे रहे वहाँ देहरादून वाले, हम क्या करें। आपने क्या कोई प्लानिंग है या फिर तो पैसे कहाँ से आएंगे? देहरादून से ये आएंगे या शहर खुद पैदा करेगा पैसा? नहीं, अब मैं फिर वही मांगूंगा कि नगर निगम एक ऐसी बॉडी है जिसके पास बहुत सारे अधिकार हैं। आपको बताना चाहूँगा मैं कि नगर निगम अपने क्षेत्र से, मतलब अगर सर्किल हल्द्वानी का नगर निगम एरिया है सपोज, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एज अ मेयर, मेरे बड़े भाई हैं गजराज मिश्र जी, वो चाहेंगे तो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उस सीमा से 5 किलोमीटर आगे तक जा सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि बस ये सर्किल से आगे नहीं जा सकते। जहाँ तक बात रही पैसा, तो मैंने राजनीति में आने से पहले पैसा ही बनाया और क्या किया, बहुत सिंपल सी बात है। तो पैसा बनाना आता है, लेकिन तब सेटिस्फेक्शन उतना नहीं था क्योंकि वो अपने लिए बनाया। लेकिन अब शहर के लिए बनाना है, जनता के लिए बनाना है, लोगों के लिए बनाना है, तो ब्रेन और तेज से काम करता है। बहुत सारी ज़मीनें हमारे नगर निगम के पास हैं जो खाली पड़ी है, क्यों नहीं उन पर डेवलपमेंट हो सकता? अभी हम कई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, दिमाग में आता है ना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बड़ा सा बना दीजिए, उसके लिए बड़ी ज़मीन चाहिए। क्यों? अब इतनी तेज़ी से शहर बढ़ गए हैं, हर तरफ आबादी हो गई है, तो आप उन छोटी छोटी ज़मीनों में 10-10, 20-20 दुकान बनाकर भी उनको लीज आउट क्यों नहीं कर सकते? उनका लीज ऑक्शन क्यों नहीं कर सकते? हमने ये बुकलेट भी जब बनाई थी, इसमें जब मैं मेयर पर बैठा था तो 8.5 करोड़ रुपया हमारा 1 साल का रेवेन्यू था खुद का आए। तो 1 साल में तो बहुत सारे देखिए नियम और गजट नोटिफिकेशन कराना, ये सब कराते हुए जब बढ़ते हैं तो 6-8 महीने लग जाते हैं। बट फिर भी हमने पहले साल में लगभग 2 करोड़ की अपनी इनकम बढ़ाई नगर निगम की। हम लोग 10.5 करोड़ से पार चले गए। बट जो हमारा ये फाइनेंशियल ईयर है, जो हमारा 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और 31 मार्च 2027 को ख़त्म होगा, उसमें हम 25.5 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। हम लगभग 8 करोड़ रुपया से 25 करोड़ अपनी खुद की आय नगर निगम काशीपुर की बना चुके होंगे। ये एकदम तय है और इसमें हमने डिटेल्स लिखी है कि हम कहाँ से बढ़ाएंगे। हमने जो हो रहा है उसको नहीं दिखाया है, जो इस साल होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर भी कहा कि अगर नहीं होगा तो पकड़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने सारे क्राइटेरिया लिखे हैं कि हम कहाँ कहाँ से। लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत बात जो है वो एक और है, हम 5 पैसे भी किसी भी तरीके का शुल्क जनता पे नहीं डालेंगे। जो शुल्क चल रहे हैं वो वही रहेंगे। हम बिना शुल्क बढ़ाए 8.5 करोड़ से 25.5 करोड़ पर पहुंचेंगे और मैं बिल सबूत आपके साथ फिर बैठूंगा, आज से 1 साल बाद जरूर बैठूंगा। चलिए, इस तरह के लोग बड़े पसंद आते हैं जो ये कमिटमेंट कहते हैं कि 1 साल बाद फिर बात कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ है ये अकाउंटेबिलिटी होना। अच्छा, मैं आपसे, देखिए जीवन के इंसान कहते हैं वही होता है, एक तो सोच होती है। अभी इसमें मैं एक बात और बताना चाहूँगा, सॉरी टू से। प्लीज। जैसे हमारे यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में हमें 4 STP मिले, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो मेरे कुछ तैयार हो गए थे लेकिन चालू नहीं हो पाए थे, शुरू नहीं हो पाए थे। हमने अभी उनको शुरू कर दिया। हमारे वो लगभग आप मान के चलिए करीब 32 MLD के, 32 MLD बहुत होता है, आप समझते होंगे। वो हमारे चारों प्लांट 32 MLD की कैपेसिटी के प्लांट है। सारा गंदा पानी हमारा वहाँ जा रहा है, हम उसको क्लीन कराकर अभी हम अब स्कूल्स के बच्चों को भी विजिट करा रहे हैं उनको। और मैंने दोनों गिलासों में पानी रखा, तो सेम पानी ये है जो हम वहाँ निकाल दे रहे हैं, बट पी नहीं सकते। ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, देखने में इतना क्लीन आ रहा है, बट उससे अगला स्टेप भी है। अभी हम क्लीन कराकर उसको क्लीन करके नदी में डाल दे रहे हैं, जो पीछे नदी है, बट वहीं रोकना है। मेरे यहाँ पर देश का नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 की कैपेसिटी क्वांटिटी में पेपर का प्रोडक्शन होता है। पेपर बनता है, बहुत पानी यूज होता है जो नीचे से निकाला जाता है। मैं उस पानी में पैसा देख रहा हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में एक फंड रखा है, उसका नाम दिया है अर्बन चैलेंज फंड। अगर आप लोग भी किसी भी नगर पालिका नगर निगम से रिलेटेड हो हल्द्वानी के अलावा भी, तो आप वहाँ बताइएगा अपने चेयरमैन को, नाम से ही देखिए अर्बन चैलेंज फंड।
किसी भी अर्बन बॉडी का, अर्बन सिटी का एक ऐसा चैलेंज जो आप करना चाहते हैं, जो आपको सबसे जरूरी लग रहा है, आप वो भारत सरकार पर भेजिए, आपको फंड मिल जाएगा, क्योंकि वो 1 लाख करोड़ का रखा गया है देश के लिए। तो हमने इसके लिए चुना है इस पानी को ड्रिंकिंग लाइक बनाकर वापस पाइपलाइन से अपने शहर में लाना, और इन पेपर इंडस्ट्रियों को, क्योंकि पानी भी बचाना है, इन पेपर इंडस्ट्रियों को भी इसी पानी को बेचना और उससे पैसा भी कमाना। हम इस प्रोजेक्ट को बनाकर भारत सरकार पर भेज रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि क्योंकि आपका बैकग्राउंड, जैसे आपने कहा, बिजनेस का रहा, तो आपका क्योंकि वो एक्सपर्टीज रही है पैसा बनाना, वो जो आपका काम था, वो आपको क्या लगता है यहाँ पे कितना बेनिफिट आपको दे रहा है एज ए मेयर, कि आप उसको खड़ा कर पा रहे हैं एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे, कि ये जो एग्जाम्पल सेट होंगे आप जब तक रहेंगे या आपके बाद भी आने वालों के लिए, आप एक ऐसा कुछ बना के जाएंगे? देखिए, एक तो इसके उस करियर का ये फायदा है कि मैं O&M पर काम करता हूँ, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले मैं ये सोचता हूँ, मैं होऊंगा, कल नहीं होऊंगा, कोई और होगा, फिर कोई और होगा। लेकिन कोई भी जो प्रोजेक्ट है आपके शहर का, वो 2, 4, 5, 10 साल के लिए नहीं बनता है। काव्या जी, वो बनता है 100 साल, 150 साल, 75 साल। तो आज हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो आते हैं, जो देश में भी हैं, प्रदेश में भी हैं, और फिर शहरों में, वो O&M की वजह से, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की वजह से वो स्ट्रगल में आ जाते हैं। आप देखते हैं एक बहुत खूबसूरत सा पार्क बनाया जाता है 50 करोड़ का, लेकिन ये नहीं सोचा जाता कि 50 करोड़ रुपए का पार्क बना दिया है, इसने अगले 50 साल तक मेंटेन कैसे होना है, इसके लिए हमने क्या सोचा है, इसके पास पैसा कहाँ से आएगा। तो O&M के साथ काम करना वो सबसे मस्ट है। तो वो एक चीज़ है। और दूसरा एग्जाम्पल फिर मैं कर्नल साहब को दूंगा, क्योंकि जिसमें मैंने 15 साल 20 साल काम करा, जिस फील्ड में, मेरे फील्ड तो अलग अलग रहे हैं, लेकिन इसमें भी काम किया कि हमने, आप लोगों ने सुना है, वास्तव में अगर उत्तराखंड से प्यार करते हैं हम लोग तो समझना पड़ेगा। लगभग अभी पिछले कुछ दिनों पहले, आई थिंक 80 नंबर का गांव जो है वो घोस्ट गांव हो गया, घोस्ट विलेज हो गया, भुता गांव। क्या मतलब है भुता गांव का? इतने सुंदर प्रदेश में किसी गांव को भुता गांव कैसे कहा जा सकता है? मैं ऐसा सोचता हूँ, लेकिन वो फिर जिंदा हो सकता है। मतलब उसका मतलब समझते हैं बच्चे, समझते हैं? खाली हो गया पूरा। तो जब वो खाली हो गया तो क्या वहां के, हमारी उत्तराखंड की संस्कृति के बने हुए घर भी साथ में चले गए क्या? वो तो उधर ही है ना। तो क्या कश्मीर अपने हाउस बोट को, काव्या जी, कश्मीर अपने हाउस बोट को पूरे वर्ल्ड में बेच सकता है? तो हम अपने उन सुंदर तरीके से बने हुए घरों को दोबारा से जिंदा करके, अगर बीइंग अ बिल्डर ही सोचे, तो क्या हम उन गांवों को फिर नहीं बसा सकते? बसा सकते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो उनकी चौखट लेकर आ रहे हैं, दरवाजे लेके आते हैं, क्योंकि उन पर इतना काम हुआ है कि जो आज होना संभव नहीं है। तो क्या इस तरीके से कोई बिजनेसमैन नहीं सोच सकता कि उस गांव को जिंदा ऐसे किया जा सकता है? क्या आईटी सेक्टर वहां पर नहीं आ सकता? 80-90 घर अलग अलग हैं, छोटे छोटे। क्या एक हॉल के नीचे ही बैठा जाता है? उत्तराखंड तो वो प्रदेश है जो कोई भी मटेरियल, रॉ मटेरियल ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है पहाड़ों पर, और कोई भी प्रोडक्शन कर नीचे लाने की जरूरत ही नहीं है। हम उन गाँव को जिंदा करने के बारे में अपने अपने तरीके से सोचे तो हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है उनको जिंदा करने, क्योंकि वो जो लोग गए हैं उनमें से कुछ आउट ऑफ इंडिया है, थोड़ा मेहनत बस वहाँ पर है, कोई मुंबई है, कोई बेंगलोर है, कोई पुणे है। तो उन लोगों से संपर्क करके, अगर मैं दोबारा से तो अब नहीं आ पाऊँगा कभी अपने उस लाइफ में, लेकिन अगर मैं होता, आज 5 साल हो गए मुझे लगभग बिजनेस को छोड़े हुए, तो मैं एक गांव को एज अ बिल्डर जरूर जिंदा करता, उन लोगों से संपर्क करके, उनसे बात करके, और उन्हीं को कन्वर्ट करके मैं वेला में बेचता, या उनका प्रॉफिट उनको भी शेयर करता साथ में। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजनीति में आप किनको फॉलो करते हैं, ये सवाल क्यों आ रहा है?
राज्य में तो आप जाहिर तौर पे कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें बड़े प्रिय हैं, और देश में कहूंगा तो आप जाहिर तौर पे मुझे लगता है पॉलिटिकली करेक्ट होके प्रधानमंत्री जी का नाम ले लेंगे। लेकिन जितनी देर से मैं यहाँ बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको नितिन गडकरी बहुत पसंद है? हाँ, नहीं, इसमें देखिए, बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जिस तरीके से बात करते हैं, उनका एक डायलॉग, मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं कहूँगा, जब मैं बिजनेस करता था तो मुझे नहीं पता, मैंने तो वैसे ही बोल दिया था, बट मेरी वाइफ ने कहा कि तुमने बड़ा अच्छा डायलॉग बोला। मैं बहुत घंटों से सोच रही हूँ। मैंने कहा पैसा कमाना बहुत आसान काम है, सुबह रात को सोच के सो, सुबह इतना कमाना है, कमा लेंगे। तो गडकरी जी अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से जब बोलते हैं, मुझसे हजारों करोड़ की बात मत करा करो, ऐसे बोलते हैं। 1 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, कोई पैसे का कमी नहीं है, सब बनाएंगे। और वो कर रहे हैं, वो अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, विजन है। लेकिन आप खाली क्रेडिट जो है ना, देखिए व्यक्ति होता है सामने, बट उसके साथ उसकी पूरी टीम होती है, लोग होते हैं, और उसका नेतृत्व भी होता है कहीं ना कहीं। तो इसका क्रेडिट मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, इसलिए नहीं कि वो प्रधानमंत्री जी हैं, नहीं। कर्नल साहब ने कहा 4 साल में 6 गुना, 5 गुना, तो 5-6 गुना में ऐसा 4 साल में ऐसा क्या हो गया कि 5-6 गुना हमारे टूरिस्ट बढ़ गए? वो पॉजिटिव और नेगेटिव बात अलग है, बट बढ़ गए। तो कुछ तो इस 4 साल में हुआ होगा। कल हमारे 4 साल इस शासकार के पूरे होने जा रहे हैं, हम उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं लगातार। तो ऐसे ही 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी ने भी गडकरी जी में कुछ देखा होगा। तो नो डाउट, खैर मैं उनको पसंद करता हूँ। आपके सवाल का जवाब ये है जो आप सुनना चाहते हैं, इसमें कोई नहीं, ये तो अच्छी बात है, अच्छे उदाहरण आते रहने चाहिए। अच्छा, जब आप काशीपुर शहर के मेयर बने, ये बातें अच्छी हैं कि आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। चैलेंजेस के तौर पे आपको क्या लगा? हमारे शहरों का जो एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, वो हो गया ट्रैफिक को लेके, क्योंकि प्लान तरीके से शहर नहीं बने, जिस तरह से हम देख रहे हैं। व्हीकल्स जो हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सिटी ट्रांसपोर्ट का बड़ा इशू हो गया है, पार्किंग जो है सड़कों पे ही हो रही है, नया जो इंफ्रा बन रहा है उसमें ऊपर की तरफ कितना बन सकते हैं उस पे फोकस है, नीचे जगह कितनी छोड़ सकते हैं उसकी कोई बात नहीं करता है। तो ये ट्रैफिक का मैनेजमेंट, एंड जब आप, सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि हम प्लानिंग बहुत छोटे लेवल की करते हैं। हम कहते हैं अगले 5 साल, और वो 5 साल में तो आपकी फाइल में 2 साल लग जाते हैं, फिर उसको बनने में 10 साल लग जाते हैं, और जो आपने 5 साल का प्लान किया होता है, जब तक वो आता है तब तक वो रेलेवेंट ही नहीं रहता। तो बड़े प्लान, 25 साल के प्लान अगर हम बनाएं और उस पर काम करें, उसको लेके क्या सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने ट्रैफिक की बात की, तो सबसे पहले ट्रैफिक को ट्रैफिक ही रोक रहा है। मतलब अनाप शराब तरीके से लगी हुई पार्किंग सड़क के किनारे, तो वही जाम लगा देती है। मैं आपकी नॉलेज में डालना चाहूँगा कि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं सरकार से जुड़ा हूँ, इन एक्चुअल में आप डाटा पे देख सकते हैं, लगभग प्रदेश में 120 से 125 पार्किंग पे काम हो रहा है। हमारे शहर में भी बन रही है, और अभी रामनगर में भी कल ही सेंशन हुई है एक पार्किंग, मल्टी स्टोरी पार्किंग। और आप मान के चलिएगा कि लगभग इस समय पूरे प्रदेश के अंदर 25 से 30 मल्टी स्टोरी पार्किंग बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 120 से 25 पार्किंग पे काम हो रहा है। तो सबसे पहले ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सड़कें जहाँ पर जो हैं वो रहेंगी, प्राइवेट लोग हैं, नुकसान नहीं कर सकते, आप बहुत तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। लेकिन ज़रूरी ये है कि जो आदमी भी परचेज़ के लिए, हम ही लोग तो आ रहे हैं, तो उनके लिए सबसे पहले उनकी व्हीकल को खड़ा होने का इंतज़ाम शहर के अंदर होना ज़रूरी है, जिस पर लगातार काम हो रहा है। हमारे शहर के अंदर एक भी पार्किंग नहीं थी जिसे मैं पार्किंग कह सकूं। मल्टी स्टोरी पार्किंग बन रही है, जून में हैंडओवर होने जा रही है। तो सबसे ज़रूरी काम तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने का ये है। उसके बाद जो हमारे चौराहे हैं वहाँ थोड़ा बहुत हमें एक दोबारा से रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। हम अपने 8 चौराहों को काशीपुर में रीडिज़ाइन कर रहे हैं, और जिसमें से 2 हमारा नेक्स्ट वीक शुरू हो जाएंगे। जहाँ मतलब मैं जब देखता हूँ सड़क को, आप भी देखना जब निकलेंगे, तो चौराहे सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ने ही कंजस्टेड कर दिए हैं। जहाँ नाले के बाद 4 फुट जगह छोड़ी हुई है वो वेस्ट है, उसके बाद बिजली का खंभा खड़ा हुआ है, वेस्ट है। तो अगर वो सड़क जो आपको उस जगह पर 20 फीट की दिख रही है, आप चाहें तो उसको बिना किसी का कुछ भी तोड़े हुए 30 फुट वैसे ही आराम से कर लेंगे, अगर आप उसको थोड़ा सा खंबे को अपनी जगह शिफ्ट करें। इसको एज टू एज कहते हैं, एज टू एज।
जैसे ये एज है आपकी, और नाली यहाँ बना दी तो ये जगह वेस्ट हो गई, फिर सड़क नाली के बाद बनेगी, तो ये नाली वहाँ से क्यों नहीं बन सकती थी? हमने निगम में भी सबसे पहला काम ये करा कि हम एज टू एज चलेंगे, जहाँ किसी के मकान की बाउंड्री है वहीं से हमारी वॉल शुरू होगी, ना कि वहाँ हम 2 फुट जगह छोड़ने के बाद देन करेंगे। तो सड़कें वहीं रहेंगी, उन्हीं में गुंजाइश निकाली जा सकती है। सबसे पहले पार्किंग ट्रैफिक कंट्रोल के लिए वो ज़रूरी है, और फिर जो एक बात बार बार आ रही है हर चीज़ में, अवेयरनेस, तो अवेयरनेस प्रोग्राम चलने चाहिए। हमारे आरटीओ साहब भी बैठे हैं, वो बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहना चाहिए कि जब अवेयरनेस आएगी, लोगों में जागरूकता आएगी, तभी ये ट्रैफिक का मुद्दा भी बहुत हद तक, सरकारें अपना काम करेंगी, नगर निगम अपना काम करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बाकी लोगों को भी, क्योंकि आपने एक पार्किंग तो बना दी मल्टी स्टोरी, अब 150 मीटर दूर पर उसको शॉपिंग करने जाना है, तो उसको भी समझना पड़ेगा कि उस कार को उसने 150 मीटर पर पार्क नहीं करना, पार्किंग में लाके पार्क करना है, देन वहाँ से उसने पैदल जाना है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरे को भेजा राज्य सरकार से गया, मैं भोपाल और इंदौर गया, तो मैंने वहाँ मेट्रो बनते हुए देखे, तो मेरा सवाल उनसे बड़ा डिफरेंट था कि लॉजिक होता है हर चीज़ का। मेट्रो क्यों आई भारत में, ये समझना पड़ेगा। मेट्रो क्यों आई काव्या जी? मैं आपसे पूछ लेता हूँ एक सवाल। मुझे लगता है कि एक साथ ज्यादा लोगों को, मैंने एक छोटा एग्जाम्पल ट्विटर पे देखा था कि हम खुद में ट्रैफिक हैं। जैसे एक कार में एक आदमी बैठा है, मान लीजिए कि 1 किलोमीटर में मुश्किल से 100 गाड़ियां या 200 आ पा रही हैं, लेकिन वही 200 लोग एक बस के अंदर आ सकते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को लेके। एंड आई थिंक क्योंकि लैंड बैंक कम होने की वजह से, जैसे दिल्ली में 2003 में पहले शाहदरा से 30,000 लॉन्च हुई थी, कि नीचे जमीन के ऊपर जो हवा में हमारे पास स्पेस है उसको यूटिलाइज कर पाए, मेरे ख्याल से। ठीक है, वो पहला वाला बात ठीक है आपका, कि मेट्रो इसलिए लाई गई कि मैक्सिमम पॉपुलेशन को हम एक साथ ट्रेवल करा सके, जिससे ट्रैफिक का प्रॉब्लम ना आए। बट उसके साथ एक पॉइंट और था कि काव्या जी तो रहते हैं 5 किलोमीटर दूर, बट उनको जाना है 25 किलोमीटर दूर, और मेट्रो जो है वो 5 किलोमीटर दूर है उनका घर, तो हम वहाँ मिस कर गए। हमें ये भी समझना था कि मेट्रो के साथ आपके एरिया से लाने का भी इंतजाम साथ में ही करना है। नहीं तो हमने क्या किया, उन सब सड़कों पर फिर भीड़ तो भीड़ की जगह रही, और हमने यहाँ लाकर वहाँ से वहाँ तक के लिए भीड़ को कम करने का प्रयास किया। इसलिए कई जगह पर मेट्रो का जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो रहा है। दूसरा, आपने कहा प्लानिंग की बात करी ना, तो प्लानिंग में क्या हुआ कि हमारी प्लानिंग से तेज पॉपुलेशन बढ़ गई, हमें प्लानिंग का टाइम ही नहीं मिल पाया। हमारे देश को अगर समझेंगे तो हमारी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती चली गई, और हम प्लानिंग, जो अर्बन प्लानिंग थी, वो कर ही नहीं पाए। मेरा कहना यही है आपसे कि प्लानिंग आज भी हो सकती हैं, लेकिन जाना उसी तरीके से पड़ेगा कि जो खराब है उसको अभी इधर रखते हैं, और जो आज से करना है उसको सही तरीके से कर लेते हैं, फिर खराब को देख लेंगे। हम खराब के चक्कर में अगला भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा फील होता है। तो एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, उसके बाद में ऑडियंस की तरफ अगर किसी का कोई सवाल होगा तो वो ले सकते हैं। कहते हैं कि कंपटीशन आपको बेहतर बनाता है, क्या नगर निगमों के बीच में भी इंटरनल कंपटीशन होना चाहिए कि कौन सा निगम बेहतर कर रहा है, और जो बेहतर कर रहा हो बाकी उसको फॉलो करेंगे, और उसी हिसाब से बजट मिलेगा, जो अच्छा करेगा उसको और ज़्यादा मिलेगा, जो खराब करेगा इनको छोड़ दिया जाएगा? देखिए, ऐसा है, अभी मेरे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज, वो इसलिए नहीं है कि मैं नंबर गेम में जाना चाहता हूँ। मेरा काशीपुर नगर निगम, जब मैं मेयर के तौर पर बैठा था, तो लगभग जो हमारी कैटेगरी है, पॉपुलेशन के हिसाब से कैटेगरी होती है, तो हम देश में 372 नंबर पे हैं, शायद 400-450 शहरों में से 372, मतलब स्वच्छता के मामले में हमारा नंबर 372 है। तो अभी हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, जो मैंने चैलेंज लिया है कि अगर एज अ रैंकिंग आप समझते हैं कि रैंक, तो रैंक मुझे लगता है 50 भी ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन मेरी नज़र में मुझे रैंक ठीक नहीं करनी है 50, मैं अंडर 100 आना चाहता हूँ। अंडर 100 इसलिए आना चाहता हूँ कि जो इंदौर और सूरत ने नहीं किया, ये बातें नहीं हैं, 1 साल के अंदर मैं ऐसा करूँगा कि इंदौर और सूरत वो 10 साल से 15 साल से नंबर 1 आ रहे हैं। बट तीसरा नाम बताइएगा, मध्य प्रदेश के इंदौर के बाद का दूसरा शहर है भोपाल, उसके बाद तीसरा बताइए। देवास।
चौथा बताइए। अब इतने मत पूछो। बस यही, बस नहीं है ही इतने, है ही इतने। तो 15 से नहीं, मेरा कहना कुछ और है। 15 साल में मध्य प्रदेश के अंदर अगर इंदौर ने फर्स्ट आते आते अपने 3 शहरों को ही वो आगे ला पाया तो क्या किया। लेकिन अगर मैं अंडर 100 में आऊँगा तो मुझे कोशिश करनी है, मेरे पास अभी 4 साल हैं, कि मैं इन 4 सालों में उत्तराखंड की हर नगर पालिका को मैं अंडर 100 में उसकी कैटेगरी में लाऊं। मेरी तभी सक्सेस होगी। काशीपुर नगर निगम को नंबर 1 भी बना दिया जाए, वो भी मेरी सक्सेस नहीं होगी। मेरी सफलता होगी उत्तराखंड का हर शहर टॉप 100 के अंदर आ जाए, हर नगर पालिका, हर नगर निगम। यही मेरा। एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को, आपके मंच से, इससे बढ़िया मंच नहीं मिलेगा। हमने एक इनोवेशन किया है, आप सब लोगों की भी जानकारी में बताना चाहता हूँ। उसके लिए भी हम देश में पहले हुए हैं। ICCC एक कंट्रोल रूम होता है जो ट्रैफिक को, सफाई को, स्वच्छता को, कि गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं, कहाँ से उठ रहा है, वो कंट्रोल रूम हमारे प्रदेश में देहरादून में है, क्योंकि वो सिर्फ उनको मिलता है जो स्मार्ट सिटी में है। और हमारे देश में 100 शहर स्मार्ट सिटी में है और वो 250 से 300 करोड़ की लागत से बनता है। हम काशीपुर में कंट्रोल रूम बना रहे हैं क्योंकि हम उत्तराखंड स्टेट के एक छोटे से नगर निगम के लोग हैं। हम उसको 4.25 करोड़ के अंदर बना रहे हैं। हम देश में पहले होंगे जो नॉन स्मार्ट सिटी का कंट्रोल रूम जिस शहर में होगा वो हम लोग अगले 3 महीने में पहले होने जा रहे हैं। और उसका लागत है सिर्फ मात्र 4.25 करोड़ बस। दूसरा, जब मैं इंदौर भी गया, सूरत गया, भोपाल गया, उनसे मिला, तो मैंने कहा ये कूड़े की गाड़ी ठीक है, सब कुछ ठीक है, 6 बिन कंसेप्ट चल रहा है कि एक गाड़ी पे 6 बिन, वहाँ पर है। हमारे प्रदेश में हमने अभी 6 बिन लागू किया है। लेकिन हमने उनसे पूछा, उनकी कमिश्नर थी, उनसे भी पूछा जो नगर आयुक्त होते हैं हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर, कि हमें एक मैकेनिज्म बता दीजिए बस, कि जो देश में हमारा हर शहर, पुराना शहर है ज़्यादातर, चंडीगढ़ या बेंगलोर को छोड़ दीजिए, तो उसमें 25-30% आबादी आज भी पुराने शहर में रहती है, जहाँ की गलियाँ 3 और 4 फुट चौड़ी हैं और आगे से बंद भी मिलती हैं। तो उन गलियों के अंदर आपके यहाँ किस तरीके से कचरा मांगा जाता है घरों से? तो उन्होंने कहा वही हाथ ठेला। तो मैंने कहा ये कंट्रोल रूम तो फिर फेल हो गया आपका। अगर हाथ ठेला है तो उस पर तो GPS नहीं लगा रखा आपने, वो कैसे कंट्रोल होता है? वो हो जाता है। हमने कहा नहीं, आप हमें बताइए, हम यहाँ देखने आए हैं, एक्सप्लोर विजिट है, हम जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हम टेलीफोनिक पूछते हैं। तो मैं कहा इस कंट्रोल रूम में नंबर ऑफ पर्सन कितने बैठे हैं? उन्होंने कहा 75। पॉपुलेशन कितनी है आपके शहर की? 25 लाख। घर कितने हो गए? तो 2 लाख घर ऐसे हैं जो पुरानी आबादी में रहते हैं, 3 से 4 फुट की गलियों में। तो हमने कहा 65-75 लोग 2 लाख लोगों से फ़ोन से रोज कैसे पूछ सकते हैं कि आपके घर से कचरा ले गया ठेले वाला? तो कोई जवाब नहीं था। हम पहले बने हैं, मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ, और हम उसको नेक्स्ट वीक हम उसे लॉन्च कर रहे हैं। हमने एक ऐसी कार्ट इनोवेट की है, इनोवेशन है हमारा वो काशीपुर नगर निगम का, देश में आपके मंच से कह रहा हूँ, जो बैटरी से चलेगी और 2 वे चलेगी। इधर से वो जाएगी और उसके बाद उसका हैंडल और उसकी गद्दी इधर घूम जाएगी और ऐसे ही फिर वो आदमी इधर बैठेगा, ऐसे वापस आएगी। उस कार्ट पर हमने डस्टबिन लगाए हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हाथ ठेला लाकर फिर सड़कों पर ही डालता है, देन गाड़ी उठाती है। हमने डस्टबिन लगाए हैं कि उन छोटी गलियों से भी कूड़ा डस्टबिन में लिया जाएगा, जो बाहर आने के बाद डस्टबिन उठाकर सड़क पर नहीं, हम बड़ी गाड़ियों में डालेंगे। हम उसे 1 हफ्ते के अंदर देश के सामने रखने जा रहे हैं। क्या बात। थैंक यू, थैंक यू। जबरदस्त। तो आपकी तरफ से ऑडियंस से कोई सवाल? एनवायरनमेंट ही हमें बचाता है, ये आपने जो बोला है। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट ने सुना आपका, STP जो वेस्ट है, STP ट्रीटेड वाटर जो है, वह आपने जो बोला कि हम उसको ट्रीटेड करके हम उसको फिर इंडस्ट्री में या फिर अदर वे उसमें कर देंगे। तो इसमें छोटा सा मेरा सजेशन है, इसको आप RO के थ्रू अगर इसको कहीं ड्राइव करेंगे, सो दैट कि एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली हो जाएगा और कहीं भी इसका इम्पैक्ट गलत नहीं आएगा। क्योंकि जो STP ट्रीटेड वाटर होता है उसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल से उसको ट्रीट किया जाता है, और इसका यूज़ हम गार्डनिंग पर्पज़ के लिए, यानी कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे बहुत अच्छा इसका डेवलपमेंट हो सकता है। वहाँ पे जो पानी जो हमें ट्यूबवेल से जो जनरेट करते हैं उसमें जो एनर्जी वेस्ट होती है, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट हो जाएगा उसके लिए। दूसरा जो आपने वेस्ट वाला बोला था
कि वेस्ट, जैसे नगर पालिका है हमारा, नगर पालिका में जितने भी हाउसेज नगर पालिका के अंदर आते हैं तो वो हाउसेज से भी डिक्लेयर होना चाहिए वेस्ट कि मेरे घर से 5 तरह के वेस्ट निकल रहे हैं और 6 वेस्ट निकलते हैं। और वो जब तक अवेयर नहीं होंगे, आप हम कितना ही कुछ कर लें, वो प्रॉपर जगह से उसका वेस्ट डिस्पोजल होना बहुत मुश्किल है। तो वो घरों से हमें उनको एनओसीज प्रोवाइड करानी चाहिए, तब जाके वो उनको पता लगेगा कौन सा वेस्ट किस बिन में जाना चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, बैटरी वेस्ट, डिफरेंट तरह के जो आपने वेस्ट बताएं, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मेरे को। थैंक यू। मैं इन दोनों बातों का जवाब दे दूं। अभी हमारे प्रदेश में 4 बिन कॉन्सेप्ट चल रहा है गाड़ी पर, जो आप कह रहे हैं। Okay. 4 बिन, डस्टबिन मतलब 4 बिन, 2 बिन गाड़ी में आते हैं तीसरे। लेकिन हमने काशीपुर में 6 बिन कॉन्सेप्ट कर दिया। हमारी 6 बिन कॉन्सेप्ट की जो बात आप कर रहे हैं वो सेग्रीगेशन की कर रहे हैं। सेग्रीगेशन एक प्रक्रिया है जो हमने शुरू करी है। अब इसमें 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल नहीं, वहीं आ रहा हूँ, लेकिन हमने काम शुरू करा है सेग्रीगेशन पर, क्योंकि हम सॉलिड वेस्ट का एक प्लांट लगा रहे हैं, हम सीएनडी वेस्ट का प्लांट लगा रहे हैं, हम बायोमेडिकल का प्लांट लगा रहे हैं। हमारी सारी डीपीआर हमने भेजी हुई हैं। पहला वाला जो आपने पॉइंट कहा, आपने मेरी बात शायद सुनी नहीं थी। मैंने उसका नाम कहा था अर्बन चैलेंज फंड। तो जब पानी को रिवर्स लाएंगे तो आरओ तो लगेगा ही लगेगा। आप निश्चिंत रहिए कि अभी जो पानी निकल रहा है उसको हम किसानों पे यूज कर सकते हैं, सड़क धोने में यूज कर सकते हैं। जो केमिकल की बात, अगर मुझे अच्छा लगेगा आप एक बार हमारा आकर एसटीपी देखेंगे। बिल्कुल। और जिस दिन हम अर्बन चैलेंज फंड की बात जो कर रहे हैं वो 500-700 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो वो विदाउट आरओ चल ही नहीं सकता। मेरी बात खराब लगेगी मुझे कहने में, कोई नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने उस पानी को सूरत में खुद पिया है, खुद पिया है। मेरे साथ 50-60 मेयर थे देश के, हमने खुद पिया है। और एक दिन आएगा जब इस काशीपुर के पानी को भी जो हम क्लीन करके लाएंगे, आपके सामने खड़े होकर मैं खुद पीऊंगा, भगवान ने चाहा तो। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू जी प्लीज। मेरा नाम पवन कार्की, हल्द्वानी से ही हूँ। एक्चुअली स्वच्छता के बारे में जैसे आपने बताया, तो हम जैसे अदर कंट्री में जाते हैं, मैं गया 1-2 कंट्री वैसे घूमने गया हूँ, तो वहाँ पे कहना नहीं पड़ता। ऐसा हमारा सिस्टम क्यों नहीं, मैं ये जानना चाहूँगा। क्योंकि जैसे हम कहीं पे गंदगी करते हैं, जैसे यहाँ की बात आपने की, हम गंदगी नहीं कर सकते। यहाँ पर सिस्टम ऐसा बना हुआ है, अगर हम सरकार को कहें वो भी कहना गलत है, इंसान को कहें वो भी कहना गलत ही है, क्योंकि सिस्टम ही नहीं बना है। जैसे मैं मलेशिया गया था पिछली बार, बताऊँ मैंने वहाँ पे जंगलों में भी गंदगी नहीं देखी सर। एक्चुअली हमारे वहाँ क्या होता है, पहाड़ों में पत्ते गिर जाते हैं, वो होता है, वहाँ लोग लगे थे उसके लिए। वहाँ सिस्टम इतना गजब सिस्टम देखा मैंने। मैं जैसे दिल्ली में आया तो मुझे अजीब लगा कि यार ये कहाँ गया। मैं सच में 1 हफ्ता रहा था वहाँ पे। तो ऐसा सिस्टम क्या हम नहीं बना सकते? हमारा जैसे आप मेयर हैं या हमारा प्रशासन जो भी इस पर काम करता है, जैसे हेलमेट की बात कही, अभी 2 हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया सीपीयू, क्योंकि डर के वजह से। तो ऐसा कोई सिस्टम हम नहीं कर सकते कि डर की वजह से आदमी फिर बाद में तो आदत तो हो जाता है। जैसे ट्रैफिक का प्लानिंग कह रहे हैं हम लोग, ट्रैफिक लाइट जलेगी थी, जैसे हल्द्वानी में लाइटें थी, लाइटें हटी, फिर वहाँ पर 10 पुलिस वाले खड़े रहते हैं, उनकी भी दिक्कत और हमारी भी दिक्कत। तो ये सिस्टम कैसे ये सही होगा, ये मैं जानना चाहूँगा कि ये सही हो जाए और कहना ना पड़े। मैं बताता हूँ Thank you. आपको। वो 3 लोग चले गए मुझे लगता है जिनकी इस समय ज़रूरत थी। ये बताइए कि देश में भविष्य के लिए किसी भी चीज़ का प्लान करने के लिए हम देश के भविष्य को कहाँ से शुरू करते हैं? किसी भी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए भाई आने वाले टाइम में कहाँ से शुरू करते हैं? किस सिस्टम से शुरू करते हैं? एजुकेशन सिस्टम से। जिस दिन इस देश में स्कूल के अंदर स्वच्छता जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए भी 30 मिनट का 1 घंटा जरूरी कर दिया जाएगा, उस दिन ये देश साफ हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम को हम समझ ही नहीं रहे हैं। हम डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जरूरी है, हमारे बच्चे वो बनेंगे। लेकिन 70-80 साल, मेरा 52 साल एज हो गया, जब हमने ये सीखा है बेटा जाओ कूड़ा बाहर फेंकाओ, तो 50, 60, 70 साल की चीज को हमारे खून से निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा। और वक्त लगाने से कोई सरकार, कोई मेयर, कोई चालान, आप दिन में चालान काटोगे वो रात को बाहर जाकर फेंक के आएंगे। ये सिर्फ अवेयरनेस, जन जागरूकता और एजुकेशन से बड़ा कोई हथियार नहीं है जो तेजी से इस समस्या का निदान कर सके।
और मेरे अफसोस की बात है, मैंने इसी को आईसी में लिया है अपने यहाँ। डस्टबिन 2 करोड़ के लगाइए, लेकिन अवेयरनेस पर आप 10 लाख भी नहीं खर्च करना चाहते, कैसे संभव है? हमने इसीलिए लिया है कि हमने अपनी आईसी टीम वो स्कूलों में बच्चों के बीच में उतारी है, हम बच्चों के पास भेज रहे हैं। मैं खुद संस्थाओं से बात कर रहा हूं, प्लीज अगर खाना खाने का इंटरवल 45 मिनट का है, इसको 30 मिनट कर दो, 15 मिनट का एक पीरियड लगा दो स्वच्छता पे। हम खुद आएंगे समझाने और सिखाने। आप लोग अगर वास्तव में पर्यावरण के सच्चे साथी हैं तो स्कूलों से बात कीजिए। ये सबसे बड़ी जरूरत है हमारे देश की। हमारे सेना से लोग हैं, आप देखिए क्यों कैंट एरिया में जाते ही आपका मन खुश हो जाता है, लेकिन उनको भी आना पड़ेगा रिटायर होने के बाद, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए समझाना पड़ेगा। और बाकी आप लोग जिस घर में रहते हो, एक राइट साइड का घर और एक लेफ्ट साइड का घर, 2 की जिम्मेदारी ले लो, उन 2 पे नजर रखो आप। यही चेन बनती जाएगी कि बाहर तो नहीं फेंक रहे ये दोनों, बस ऐसी चेन बनती जाएगी, लेफ्ट और राइट। बात ये है कि जिम्मेदारी को बस 5 मीटर में सीमित कर लीजिए आप, ये इधर। तो स्कूल्स के लिए मैं फिर कहना चाहूँगा काव्या जी, आज के पूरे कन्वर्सेशन में अगर वास्तव में जिसलिए आपने मुझे बुलाया है, जिसलिए मैं आया हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ, इसमें अगर वास्तव में आप भी उत्तराखंड से प्यार करते हैं, जो मैं आपके उस ब्लॉग में भी देखता हूँ, सब मैं देखता हूँ, तो कहिए स्कूलों से, अपने रेडियो से कि 15 मिनट का एक सब्जेक्ट स्वच्छता पे अपने स्कूल में रखें, और जरूर रखें। हर क्लास के बाहर डस्टबिन रखें। जब बार बार चीजें दिखती हैं तो होती हैं। अब ठीक है, क्या कोई कहता है एक अकेला क्या कर पाएगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए सारे सेशन में किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, सब मेरे साथ बात करने लगे ना, तो अब घरों में, काशीपुर में भी कुछ हुआ या नहीं हुआ स्वच्छता पे, घरों में बातचीत शुरू हो गई है। जब बातचीत शुरू होती है ना तो फिर काम होता है। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त और बढ़िया। अच्छा सर प्लीज। जैसे आपने अभी बोला, मैं मलेशिया गया था, तो मैं भी दुबई और अबू धाबी गया था। तो वहाँ पर क्या है, हर 500 मीटर में सीसी कैमरे लगे हैं, और 500 मीटर के बाद आपका डस्टबिन आएगा। आप गाड़ी में एक पॉलीथीन भी नहीं डाल सकते हो। यदि आपके पॉलीथीन हो गया खाली, रेपर खाली हो गया, तो डस्टबिन में डाल के आना है गाड़ी में, नहीं तो गाड़ी वाले को जुर्माना हो जाएगा। और आपकी हर गतिविधि पे सीसी कैमरे हैं। वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं दिखता है, कोई एयरपोर्ट में कोई आपको चेक नहीं करेगा, लेकिन सीसी कैमरा आपको देखता है। 23 साल में एक क्राइम हुआ है, वो 2 घंटे के अंदर जेल हो गई थी उसको। ये हमें करने की जरूरत है। आप कह रहे हैं हमारे यहाँ के सीसीटीवी सही काम नहीं कर रहे? लगे नहीं है। हमारे यहाँ नहीं, मजाक कर। हमारे यहाँ सीसी कैमरे कम पड़ जाएंगे, उतना बजट आएगा ही नहीं। बजट नहीं है। मैं सर की बात का, मेयर साहब बोल रहे हैं 500 करोड़ चाहिए। कितने नगर निगम है? नहीं, मैंने 500 करोड़ नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, मैंने 4.25 करोड़ का है मात्र। वो कह रहे हैं जो स्मार्ट सिटी में महंगा पड़ रहा है, हम उसको सस्ता बना रहे हैं। उन्होंने ये बना रहे हैं, आपका दिमाग बना रहा है। तो बाकी सब बनाएंगे। बाकी जो आपके नगर निगम है वो थोड़ी बनाएंगे उसको। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। मैं रिटायर्ड डीएफओ हूँ जी। जागरूकता करते करते मुझे 40 साल हो गए। बिल्कुल। मेरे घर में अभी तक डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल नहीं होता, एक ही में डाल देते हो। देखिए बीवी कितनी ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं। मेरी बीवी से लड़ाई होती है। अरे यार, मैंने कहा तुम तो करो, तुम तो आज करो। दहाड़ा है घर का शेर बाहर आके। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, मैं अपनी बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात। बीवी को बोलते बोलते थक गया हूँ। यार तुम कैसे हो, इसको अलग करो, इसको अलग। सर आपका नाम जान सकता हूँ? मैं आपके एरिया में रहा हूँ, बलवंत सिंह साई। शाही सर आप एक बात मुझे बताइए। जानते हो? शाही सर मैं पहचान गया। ये बताइए वो दोनों डस्टबिन कहाँ रखे हैं आपके घर में? मैं मजाक नहीं कर रहा है? वो दोनों डस्टबिन, नहीं सीरियसली, मैंने काम किया इस पर, मैं बताऊंगा इसका सोल्यूशन। मैं तो अपने मतलब सच्ची बात बता रहा हूँ। नहीं, वो डस्टबिन आपके घर में कहाँ रखे हैं जो दोनों सेग्रीगेशन के, सूखा और गीला? वो घर के बाहर रखे, एक साथ रखे हैं, किचन के बाहर एक साथ। हाँ, एक साथ। उनका गमला बन चुका है। भाई नहीं प्लीज, आई एम वेरी सीरियस। बिल्कुल, कल आपको, आज ही घर जाएंगे, आपको एक काम करना है मेरी कहने से। आपने कहा, मैं कह कर थक गया, लेकिन वो नहीं कर पाया। भगवान सौगंध कह रहा हूं, अगर ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। पूरब में रखना है, को पश्चिम में? नहीं, आ रहा हूं।
जो आपका गीले कचरे का डस्टबिन है उसको चाहे किचन में रखिए, सूखे वाले को वहां से थोड़ा दूर रखिए जिसमें पॉलिथीन और गत्ता ये पड़ना है। वो दोनों पास में होने से हम किसी में भी कुछ डाल देते हैं, जबकि जो आपका गीला कचरा है फ्रूट्स के, सब्जी, ये सब ये बहुत निकलता है और सूखे वाले की क्वांटिटी बहुत कम है, वो 8 दिन में भरेगा। एक बार मेरे कहने से करके देख लीजिएगा प्लीज। मैंने तो एक गड्ढा भी बनाया है। नहीं अभी मत करिए। लेकिन उस गड्ढे में क्या करते हैं, दोनों डाल देते हैं। आप और मैं तो घर में रहता नहीं। आप इतना करके देखिए डीएफओ साहब, आप इतना करके देखिए एक बार, दोनों में डिस्टेंस। दूसरा आपने कहा ये कि लोग, ये हर घर की प्रॉब्लम है। हाँ है, लेकिन मैं अब इस पर भी काम कर रहा हूं अलग अलग। दूसरा आपने कहा तो इसकी जागरूकता किसको करनी है? वाइफ को करना पड़ेगा। नहीं, आप खुद उठाकर डस्टबिन अलग कर दीजिए, मैं एक सूखे वाला कर ही डस्टबिन नहीं पा रहा अलग। हूं ना। मैंने कहा डस्टबिन के बीच में डिस्टेंस बना दीजिए मैं मेरे अपनी कहने से। वाइफ को ही मोटिवेट नहीं कर पाया अभी तक, तो आप पूरे शहर को कहाँ कर पाएंगे? शाही जी, आपको लग रहा है क्या ये कर पाएंगे? तो जब मैं ही नहीं कर पाया। शाही सर एक बार अलग कीजिएगा। मैं बताऊं, एक बार मैंने ट्रेनिंग दी अल्मोड़ा में, जैव विविधता संरक्षण, ठीक है। 2 घंटे मैंने अपना दिमाग खाया, स्कूल में ट्रेनिंग दी। इतने में एक बड़ा वहां सांप आ गया, सब बच्चे उसको मारने में लग गए। मैंने कहा 2 घंटा मेरा बेकार गया। मैंने कहा जैव विविधता संरक्षण किनारे करो, तुम इसको मारो। जब तक मारा नहीं ना, जब तक मारा नहीं वो भागे, वहां से कोई हिला ही नहीं वहां। तो मेरा अच्छा। तो बेकार हो गया ना। शाही सर एक बस मैं लास्ट बात कहूंगा, ये आपने जो कहा इसके लिए क्या है, हमको स्कूलों में साक्षरता लिटरेसी रेट बढ़ाना है। तो मैंने कहा ना वो। हाँ, आपने अच्छा कहा, आपने कहा। एक चीज वही और, मैं कहना चाह रहा हूं। एक शाही सर 1 मिनट सुनिएगा बस। आप सबके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आपके पास का ही नैनी झील। कोई कैमरा नहीं लगा है झील के अंदर। वो जो बोट चलाने वाले थे ना, उनमें जागरूकता आई। आप बोट में बैठने के बाद एक चिप्स का पैकेट, एक रैपर झील में फेंक कर तो दिखाइए कौन सा कैमरा लगा है वहां। यही जनसहभागिता की बात कर रहा हूं मैं, यही जनसहभागिता है। और आपसे अपनी बात खत्म कर रहा हूं। सब लोग थोड़ा मजाक में बात को लेकर गए, बट मैंने इस पर सीरियसली रिसर्च किया है। दोनों डस्टबिन के बीच में डिस्टेंस रखिए, किचन में गीले वाले को रखिए, उसको वहां से 20-30 फुट 40 फुट, या आपका घर का जो सर्वेंट है जो पॉलिथीन बाहर फेंकने जाता है गेट के पास, एक बार मेरे कहने, और इसके लिए आपको बीवी से बात करने की भी जरूरत नहीं है, खुद ही कर दीजिएगा। आपके डस्टबिन के कलर पे भी निर्भर करता है। नीला लाइए, आजकल चल रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा, ये आपने कहा। मैंने नीला रंग कहा था, आपने ड्रम बताया। आई थिंक इससे बढ़िया क्लोजिंग नहीं हो सकती थी। और मुझे लगता है कि आपको भी मजा आया। ऐसी ऑडियंस जो इंटरैक्ट करे, 2 वे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। सर मैं एक आखिरी सवाल, बहुत छोटा सा। मैं जितनी देर आपको सुना, पहले भी मिला हूं, लेकिन सच बताइए, ये तो चलिए सीरियस बातें हो गई, आपके अंदर एक आर्टिस्ट भी चल रहा है मुझे लग रहा है। कुछ है क्या ऐसा, शेरो शायरी, एक्टर, गाना वाना, पिक्चर, कुछ? बिकॉज आपके हाव भाव, जिस तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं, वो एक मॉड्यूलेशन, स्माइल, सब है इसमें, कुछ है मुझे लग रहा है। मेरी यहाँ पर धर्मपत्नी भी बैठी हुई है। हमने 2011 में भी एक पिक्चर बनाई थी, लेकिन वो फील्ड मुझे लगा कि शायद उस लायक नहीं था। दाल में कुछ काला है, विजय राज, जैकी श्रॉफ, शक्ति कपूर, ये सब उसमें स्टार कास्ट थी। वो पाकिस्तान की वीना मलिक। तब हमने 2011 में हमने पहली फिल्म जो है प्रोड्यूस करी थी। उसके अलावा तो मैं खैर और क्षेत्रों में रहा ही हूँ। तो ये कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों से संपर्क रहा, आना जाना रहा, मिलते रहे। तो थोड़ा उनके साथ बैठो तो उस जैसी बातें हो जाती है, और क्या है बस। कुछ है, गाना वाना भी कहीं आता है मन में? मुझे लग रहा है कुछ। हाँ, शायरी, डीएफओ साहब, गाना मैम ने। अब देखिए, इससे पहले कि हाँ आपको शायरी सुनाई थी, मैम को गाना सुनाया था, और कोई है? हो जाए शायरी या गाना, दोनों भी चल सकते हैं। पहले शायरी और फिर गाना। शाहिद साहब, इसके आखिरी वाली लाइन जो है वो आपके लिए है। वैसे
वैसे मैं अक्सर ये बच्चों के लिए बोलता हूँ जहाँ पर कि डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में सच जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से बस कहा यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। तो जब कॉन्फिडेंस आ जाता है किसी भी काम को करने के लिए, तो फिर दाएं बाएं देखने का ज़रूरत नहीं है, हमें अपने काम पे लगा रहना चाहिए। जहाँ तक जाएंगे वहाँ से आगे कोई और थाम लेगा। आप रिले रेस देखते हैं, रिले रेस, तो क्या जिसके हाथ में डंडा पहली बार पकड़ाया जाता है, क्या अचीव भी वही करता है क्या? दूसरे। तो हम कॉन्फिडेंस लाएं कि हमें ये शुरू करना है। कोई ना कोई संगी साथी, मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ काव्या को, ये 10-20 ऐसे मंच मुझे दे दें अपने रेडियो से अलग अलग शहर में, मैं 2-4 हज़ार लोग स्वच्छता में अपने साथ ना जोड़ लूँ, तो आप जो कहेंगे मैं वो मान लूँगा। लेकिन उसके लिए ऐसा जगह चाहिए, काव्या जैसे होस्ट चाहिए। क्यों लिखा आपने मैं उत्तराखंड हूँ? आज भी किसी पिक्चर का डायलॉग देते हैं नमस्ते मुंबई, तो सबको अच्छा लगता है। किसी काम का एक नाम होता है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि मेरी बेटी ने एक बिजनेस शुरू किया है, उसके लिए नाम चाहिए। मैं क्या बिजनेस शुरू किया है? मुंबई में किया है मेंटेनेंस का, दरवाज़ा कराइए, पाइपलाइन प्लम्बर चाहिए। हमने कहा उसका नाम रखवा दीजिए ठीक करा लो .com। तो नाम वास्तव में कहा गया है ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि आपके जैसा इंसान हो, मैं उत्तराखंड हूं जैसा नाम हो, और स्वच्छता का काम हो, नहीं ओहो रेडियो जैसा साथ में है आपके जैसा, तो क्यों नहीं जागरूकता आ सकती। और 2 लाइन के मुझे गाना बहुत ज्यादा आता नहीं है, लेकिन मुझे मेरी वाइफ ने कहा इसलिए मानना पड़ेगा। शाहिद साहब आप समझ लीजिए, आई हैव ओनली 1 डॉटर, मेरी एक छोटी सी बच्ची है, और आप विश्वास कीजिए कि मैंने नहीं कहा, सबके बच्चे होते हैं, वो 1 घंटा उसकी मदर ने सिखाया। मैं उतना समय नहीं दे पाता था तब बिजनेस में, और अब इधर उसकी मदर उसको 1 घंटे के लिए, मैं देख रहा था मोबाइल की बात, वो सिर्फ स्क्रीन पर 1 घंटा रहती है, उसका टाइम फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रैपर की बात जहाँ तक कहें, जब वो आप 15 साल की है, जब वो 3 साल की थी तो उसने दिल्ली में गाड़ी रुकवाने के लिए रोने लगी क्योंकि मेरे ड्राइवर ने टॉफ़ी खा के रैपर बाहर फेंक दिया था। तो साइड पर रोकते रोकते फिर 100 मीटर आगे जाके रुकी, तो वो रैपर उठवाने के लिए भेज रही थी। बड़ी मुश्किल से समझाया। तो अंत में खैर अब सेशन भी आपका ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने। आवाज़ तो शाहिद साहब है नहीं, लेकिन जब कहा है तो मानना चाहिए। जब मैं मनाने के लिए निकला हूँ लोगों को कूड़े पे, तो मुझे भी उनकी बात मान लेनी चाहिए, आवाज़ जैसी हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। दूर राह में दिल भर बिछड़ भी जाए हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। जय उत्तराखंड। क्या बात है, जबरदस्त, इतना सुंदर, बहुत ही कमाल। मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ।